नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, हम आज प्रश्नावली भाग 3 देखेंगे। प्रश्नावली भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, और उसके अंतर्गत मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रश्नों की शब्दावली का निर्धारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखेंगे कि प्रश्नों की अंतर्वस्तु और प्रश्नों के क्रम का निर्धारण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नों की अंतर्वस्तु। While working on question content, the following points must be taken care of. जब हम प्रश्नावली की अंतर्वस्तु का निर्धारण कर रहे होते हैं, तब हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। A proper balance of factual and opinion-based questions must be ensured. पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी प्रश्नावली में तथ्यात्मक और विचारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रश्नों का एक सही संतुलन हो। तथ्यात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर निश्चित तथ्यों के रूप में दिया जाता है, जिसका उत्तर सही या गलत हो सकता है। इसके विपरीत विचारात्मक प्रश्नों में कोई निश्चित हम तथ्य नहीं होते हैं, बल्कि उत्तरदाता किसी भी विषय या किसी भी मुद्दे के बारे में अपने विचारों को प्रकट करता है, तो इसका कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता है, बल्कि इसके साथ हम सहमत या असहमत हो सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही प्रकार के प्रश्न हमारी प्रश्नावली में होने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक न तो ज़्यादा तथ्यात्मक प्रश्न हो और न ही ज़्यादा विचारात्मक प्रश्न हो। दोनों का एक बैलेंस, एक सही संतुलन हमारी प्रश्नावली में होना चाहिए। The researcher should avoid questions about which, in his own wisdom, the respondents might not have any clue. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे प्रश्न रख देते हैं अपनी प्रश्नावली में जिनके बारे में बहुत सारे उत्तरदाताओं का या अधिकांश उत्तरदाताओं को कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी अनभिज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि कोई न कोई उत्तर दे देते हैं, बिना जानकारी के ही विषय के बारे में कोई उत्तर दे देते हैं। तो अब अगर वह तथ्यात्मक प्रश्न होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि वह सही है या गलत है सूचना, लेकिन अगर वह विचारात्मक है तो फिर यह तय करना भी मुश्किल हो जाता है कि उत्तरदाता को वास्तव में उसके बारे में कितनी जानकारी है। तो हमारे को जब गलत सूचनाएं मिलती हैं तो फिर हमारा जो निष्कर्ष होता है वो भी उससे प्रभावित होने लगता है। तो प्रश्नों की अंतर्वस्तु को निश्चित करते समय ही अनुसंधानकर्ता को अपने विवेक से ये सोचना चाहिए कि उसके उत्तरदाता किस प्रकार के हैं और क्या वो उस विषय के बारे में सही जानकारी रखते होंगे। अगर उसे लगता है कि अधिकांश उत्तरदाता संभवतः उस विषय के बारे में नहीं जानते होंगे या उसके बारे में समुचित जानकारी का उनके पास अभाव होगा, तो फिर ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। The researcher should avoid questions on events or incidents that happened long ago, as responses made on the basis of memory could be incorrect. एक और बात जो ध्यान में रखने की है वो यह है कि हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जो उन घटनाओं से संबंधित हो जो बहुत पहले घटित हो गई हों, जो बहुत पुरानी हों, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि स्मृति के आधार पर जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं वे उत्तर प्रायः गलत होते हैं, त्रुटिपूर्ण होते हैं, और त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के आधार पर अगर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वह भी त्रुटिपूर्ण ही होगा। और इसलिए जहाँ तक संभव हो हमें ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए जिनका उत्तर देने के लिए उत्तरदाताओं को अपनी स्मृति का सहारा लेना पड़े, क्योंकि वह उनकी गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। Too many questions related to one topic should also be avoided, as that would unduly increase the size of the questionnaire. तो मैंने आपको प्रारंभ में ये भी बताया था कि क्वेश्चनर को भरने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्नावली के किसी एक पक्ष पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उससे होता यह है कि प्रश्नावली की जो साइज़ है, जो आकार है, वो बहुत बढ़ जाता है, और जब आकार बढ़ जाता है तो फिर उत्तरदाता की रुचि जो है उत्तर लिखने में वो कम हो जाती है,
क्योंकि उत्तरदाता को हर प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखना होता है, और अगर उसे बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है तो वह असहज हो जाता है, परेशान हो जाता है, और फिर उसकी रुचि जो है वह ख़त्म हो जाती है सूचनाएं प्रदान करने में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी विषय से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि हमारे प्रश्नावली का जो साइज़ है, उसकी जो आकार है, जो प्रश्नों की संख्या है, वो बहुत ज़्यादा न बढ़े। In such cases, the researcher must prioritize and include only those questions that are very important and essential with regard to the topic of study. तो ऐसा अगर हो, ऐसी अगर कोई स्थिति हो जहाँ हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न हो रहे हैं, तो फिर अनुसंधानकर्ता को प्राथमिकता के आधार पर यह तय करना चाहिए कि कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन से प्रश्न बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं हमारे अध्ययन विषय की दृष्टि से। उन्हीं प्रश्नों को केवल रखना चाहिए, शेष प्रश्नों को हटा देना चाहिए, ताकि हमारी प्रश्नावली का जो आकार है वह सीमित रहे। अब प्रश्नों की अंतर्वस्तु के पश्चात हमें यह देखना चाहिए कि प्रश्नों का क्रम किस प्रकार से हो। Since the questionnaires are mailed, the researcher is not there to explain to the respondent how the questionnaire is to be filled. अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रश्नावली को हम डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से हमारे उत्तरदाताओं के पास भेजते हैं, और आजकल तो गूगल फॉर्म्स के माध्यम से भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो चूँकि हम अपनी जो प्रश्नावली है वो उत्तरदाताओं के पास भेज देते हैं, तो हम स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं उत्तरदाता को ये समझाने के लिए कि प्रश्नावली का क्या महत्व है और प्रश्नावली को किस प्रकार से भरा जाना चाहिए। जो भी निर्देश हैं वह देने के लिए हम वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए hence to begin with there should be instructions to fill the questionnaire. तो सबसे पहला जो काम है वह यह है कि हमारी प्रश्नावली का प्रारंभ किससे होना चाहिए? प्रश्नावली को भरने के आवश्यक निर्देशों के साथ। उसके अंदर हमें विस्तार से सारे निर्देश उत्तरदाता को पहले देने चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्नावली को भरा जाना है और प्रश्नावली का भरा जाना कितना ज़रूरी है, अनुसंधान की दृष्टि से उसका कितना महत्व है, ये बात भी हमें उसमें उसे समझा देनी चाहिए, ताकि हमें उसका पूरा सहयोग प्राप्त हो। The instructions should be given in simple and polite language. ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो भाषा हो बहुत निर्देशात्मक ना हो, बहुत ज़्यादा जो हम इंस्ट्रक्शंस कड़े शब्दों में ना दें, बल्कि हम बहुत ही सरल भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए ताकि आम उत्तरदाता उसे समझ सके, और साथ ही विनम्र होनी चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक सहयोग हमारे उत्तरदाताओं का प्राप्त कर सकें। In the beginning, general questions related to the respondent's personal details should be asked. तो सबसे प्रारंभ में जो शुरू के हमारे प्रश्न होते हैं उसमें बहुत सामान्य सी जानकारी उत्तरदाता के बारे में, उसके व्यक्तिगत विवरण के बारे में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड सो ऑन। तो एक सामान्य जानकारी उत्तरदाता के बारे में, उत्तरदाता की आयु, उसका लिंग, उसका धर्म, उसकी वैवाहिक परिस्थिति, उसकी शैक्षिक योग्यताएं, इन सब के बारे में प्रश्न होने चाहिए। Such questions are easy to respond to and put the respondent at ease. इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसका उत्तर देने में उत्तरदाता को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है। उन प्रश्नों के उत्तर उसे ज्ञात होते हैं और वो बहुत आसानी से उनका उत्तर दे पाता है, और एक तरह से वो खुद भी सहज अनुभव करने लगता है प्रश्नावली को भरते हुए। The researcher should then move gradually to more serious questions related to the topic of study. तो एक बार जब वो सहज हो जाता है, वो उत्तर देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, उसके बाद हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए और विषय के बारे में जो गंभीर प्रश्न हैं उन तक जाना चाहिए। अगर पहला ही प्रश्न विषय के बारे में बहुत कोई गंभीर प्रश्न होगा तो उत्तरदाता संभव है कि उसमें उसकी अरुचि हो जाए उत्तर भरने से, लेकिन अगर हम सीधे सरल सामान्य प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे तो उत्तरदाता के लिए
आसान होगा उत्तर देना और वह सहज हो जाएगा प्रश्नावली को भरने के लिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें उत्तरदाता का पूरा सहयोग चाहिए होता है ताकि वह हमें सभी सूचनाएं जो हम चाहते हैं सहर्ष और सही तरीके से भरकर लौटा दे। While deciding on the order of the questions, the researcher should make sure that all the questions related to one issue or topic should be asked together. अब एक और बात जो ध्यान में रखने की है प्रश्नों के क्रम के संदर्भ में वो यह है कि किसी एक पक्ष या किसी एक मुद्दे से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सब एक साथ पूछ लिए जाएं। और सारे प्रश्न जब हम एक साथ रख देते हैं तो उत्तरदाता के लिए भी आसान होता है क्योंकि वो एक विषय के बारे में फिर सोचना प्रारंभ करता और उस विषय के बारे में एक के बाद एक प्रश्नों का वो लगातार उत्तर देता चला जाता है। Once all the questions related to one particular topic have been asked, the researcher should switch to the next topic. तो एक बार हम सारे जो प्रश्न हैं एक मुद्दे से जुड़े हुए या एक विषय से जुड़े हुए जब पूछ लेते हैं तब उसके बाद हम फिर दूसरे विषय की ओर बढ़ें। ये उचित तरीका है प्रश्नों के क्रम के संबंध में। If questions are asked in a haphazard manner, it would adversely affect his train of thought and the respondent might lose interest in answering the questions. अब इसके पीछे जो मनोविज्ञान है वो ये है कि अगर हम हैफाजर्ड तरीके से कभी इस विषय पर प्रश्न पूछ रहे हैं फिर हम दूसरे विषय पर चले गए फिर वापस पुराने विषय पर आ गए तो इस तरह से जब प्रश्नों का क्रम होता है तो जो उसके विचारों की एक जो ट्रेन ऑफ थॉट होता है उसके विचारों का जो एक क्रम होता है वह प्रभावित होने लगता है। वो एक दिशा में सोचता है फिर हम एक दूसरा प्रश्न उठा लेते हैं वो बिल्कुल अलग प्रश्न है फिर वो दूसरी दिशा में सोचने लगता है फिर अचानक हम फिर पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो इससे उसका जो चेन ऑफ थॉट है वो प्रभावित होने लगता है और जब वह प्रभावित होता है तो उसमें फिर अरुचि उत्पन्न होती है उसमें फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है और हो सकता है कि वो हमारी जो प्रश्नावली है वो भरने से से मना कर दे और हमारे साथ सहयोग ना करे। तो इसलिए उसका सक्रिय सहयोग हमें लगातार मिलता रहे इसका ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी रुचि को बरकरार रखें उसमें किसी भी तरह का तनाव या स्ट्रेन पैदा ना करें और प्रश्नों का क्रम ऐसे निर्धारित करें कि वह आसानी से और बहुत ही सहर्ष उन प्रश्नों का उत्तर हमें प्रदान करें। तो ये सब बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब हम प्रश्नों का क्रम निर्धारित करते हैं। Thus the questionnaire should begin with general instructions to fill the questionnaire. तो सबसे पहले तो हमारा जो प्रश्नावली है उसमें जो प्रश्नावली भरने के आवश्यक निर्देश हैं वह दिए जाने चाहिए। फिर then general questions related to respondents' personal details should be asked. उसके बाद हमें उत्तरदाता से जुड़ी हुई जो उसके व्यक्तिगत विवरण हैं व्यक्तिगत जानकारियां हैं उसके बारे में प्रश्न करना चाहिए। Then relatively simple questions related to the topic of study should be asked so that the respondent answers them comfortably. फिर उसके बाद विषय से संबंधित सामान्य सरल से प्रश्न हमें उत्तरदाता से पूछने चाहिए ताकि वह आसानी से उनका उत्तर दे सके। And gradually the researcher should move to the more serious questions related to the topic of study. तो एक बार एक रैपो जब हमारी उत्तरदाता के साथ स्थापित हो जाए जब हमें उसका सक्रिय सहयोग मिलना शुरू हो जाए उसके बाद फिर हम जटिल प्रश्नों की ओर धीरे धीरे बढ़ें ताकि उत्तरदाता को भी उनका उत्तर देने में विशेष कठिनाई न हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ये जाना कि प्रश्नों की अंतर्वस्तु का निर्धारण करते हुए और प्रश्नों के क्रम का निर्धारण करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी प्रश्नावली में एक जो परिशुद्ध संप्रेषण और परिशुद्ध प्रत्युत्तर ये जो दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जो तत्व हैं वो आ सके। तो आज का जो ये वीडियो था उसमें मैंने आपको जो सामग्री प्रदान की मुझे पूरी उम्मीद है कि वह आपको उपयोगी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।